नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात होगी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, क्योंकि इसी मुद्दे पर हमने देखा है इस देश की सियासत को सुलगते हुए। एजेंसियों ने जिस तरह से विपक्ष के कई नेताओं पर धावा बोला है, उससे विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि ये सरकार चुनाव लड़ती है एजेंसी को हथियार बनाकर। कितना सच और क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सरकार की वाकई ईमानदार मुहिम है या फिर इसी की आड़ में विरोधियों को ध्वस्त किया जा रहा है? आइए कुछ सवालों के साथ आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम आपको बताएंगे मूड ऑफ द नेशन। आज तक इंडिया टुडे का ये सर्वे क्या कहता है, लेकिन इससे पहले तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। यहाँ पर मौजूद वो लोग जो आज सवालों का जवाब देंगे, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे परिचय करा दें आपका। सरदार आरपी सिंह साहब, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मुदित अग्रवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बीजेपी आरजेडी वाले प्रवक्ता हैं। नहीं, बिहार कह रहे थे सर, आप टीका लगा के ना कंफ्यूज कर देते हैं। आरजेडी वाले प्रवक्ता जो बिहार के हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में हमारे स्टूडियो में आए हैं। बहुत स्वागत आपका। दो खास मेहमान, संजय कुमार जी सीएसडीएस की तरफ से सिफोलॉजिस्ट के तौर पर हमें आंकड़े समझाएंगे, और संगीत रागी जी, खास मेहमान प्रोफेसर साहब, एक आरएसएस के जानकार के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल करें। तो इससे पहले कि देखिए, इस शो में हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं, आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं कि देश की जनता क्या कहती है। मूड ऑफ द नेशन वो पोल है जो इंडिया टुडे करता है, ये जानने के लिए कि अगर आज हो देश में चुनाव तो कौन जीतेगा। इसी के जरिए हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में किसका ग्राफ बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। पहला सवाल, मोदी सरकार क्या भ्रष्टाचार पर काबू पाई है? जब ये सवाल हमने जनता से पूछा तो जनवरी 2023, हम ये पोल साल में 2 बार करते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। जब जनवरी 2023 में हमने लगभग 1-1.5 महीने पहले पूछा तो 53% लोगों ने कहा हाँ, मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर काबू कर पाई है। वहीं नहीं कहने वाले 41% थे। 6% कह रहे थे कह नहीं सकते। इससे पहले जब हमने अगस्त 2022 में ये पोल किया था तो देखिए आंकड़ा था 51 और 40, यानी दोनों ही आंकड़ा बढ़ा। बाद में 53% मानते हैं, लेकिन हमने उससे भी पहले जब जनवरी 2022 में यही सवाल पूछा था तो 56% लोगों ने कहा था कि हाँ, मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर काबू पाई है। नहीं कहने वाले 37% थे। अब जल्दी से हम आपको ग्राफ दिखा देते हैं। इस ग्राफ से आप समझेंगे कि लोगों की राय 2022 से लेकर 2023 के बीच में कैसे बदली है। पहले 56% मानते थे, माफ कीजिएगा, कि सरकार ने भ्रष्टाचार को रोका है। फिर 51% पर आया, फिर बढ़ के ये ग्राफ अब 53% पर हो गया है। तो अगला जो हमने आपको आंकड़ा दिखाया है वो अब दिखा देते हैं। ये वही है जिसमें नहीं कहने वालों का ग्राफ आप देख रहे हैं। पहले 37% थे, फिर 40 हुए और फिर 41% हुए जिनका कहना है कि नहीं, भ्रष्टाचार पर यह सरकार काबू नहीं पा पाई है। भ्रष्टाचार पर काबू में सक्षम कौन? जब ये सवाल हमने देश की जनता से पूछा मूड ऑफ द नेशन सर्वे में, तो सबसे पहले देखिए जनवरी 2023 की ये जानकारी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां कह रही हैं 41% जनता, लोकपाल 15, अदालतें 28%, 16% कह नहीं सकते। ये जनवरी का है आंकड़ा। अगला आंकड़ा हम आपको दिखा देंगे, इससे पहले का अगस्त 2022 का, जिससे आप ये समझ पाएं कि लोगों का भरोसा बढ़ रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या सरकार से छिटक रहा है उनका कॉन्फिडेंस। तो जब हमने अगस्त में ये सवाल उनसे पूछा था तो हम आपको दिखा रहे हैं जनता ने क्या कहा। नेताओं पर ईडी के जो मामले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको गौर आप लोग सभी देखिएगा। 2004 से 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस पर 5 मामले, बीजेपी पर 3, 7 टीएमसी पर 7, ममता बनर्जी वाली पार्टी और बीएसपी पर 2। तो ये 2004 से 14 जब यूपीए की सरकार थी, बीजेडी पर 1, और इसी के साथ आप देख रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस और डीएमके 1 और 4। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो एरा है जब यूपीए की सरकार थी। तो उन्होंने किस पर सबसे ज्यादा एक्शन लिया है? आपने देखा टीएमसी पर, ममता बनर्जी की पार्टी पर ईडी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की थी 2004 से लेकर 14 में। 5 कांग्रेस वालों पर भी कार्रवाई हुई थी और उसी के साथ 3 बीजेपी वालों पर भी कार्रवाई हुई थी। नेताओं पर ईडी के जो मामले हैं 2014 से अब तक आते हैं मोदी सरकार पर। कांग्रेस 24, बीजेपी और सहयोगी 6, टीएमसी 19, एनसीपी 11, डीएमके 6, बीजेडी 6,
आरजेडी 5, बीएसपी 5, एसपी 5, टीडीपी 5, आम आदमी पार्टी के 3, शिवसेना 8। तो ये आपको दिख रहा है कौन सी पार्टी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है। आईएनएलडी के खिलाफ भी 3, बीआरएस 1, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2। नेताओं पर ईडी का एक्शन अब हम आपको बता रहे हैं कि ईडी का एक्शन क्या क्या अभी तक हुआ है नेताओं पर। तो सबसे पहले मोदी सरकार में बीजेपी और सहयोगियों पर यूपीए में 3 हुआ था, मोदी सरकार में 6 हुआ है। कांग्रेस पर 5 मामले हुए थे, अब मोदी सरकार में 24 हो गए कांग्रेस पर। आप ग्राफ का राइज देखिए, 5 से सीधा 24। उसके बाद आइए टीएमसी पर 7 हुए थे और मोदी सरकार में 19, लगभग 3 गुना का जंप है। डीएमके मोदी सरकार में 6, यूपीए में भी 4 था। बीएसपी 2 यूपीए सरकार में, 5 मोदी सरकार में। एक बार डायग्राम जल्दी से आपको दिखा देते हैं। 2004 से 2014 में कितने मामले हुए थे और पोस्ट मोदी सरकार 14 से, ये देखिए बात 112 मामले ईडी का छापा पड़ा था पहले 112। अब ईडी 14 से लेकर 22 के बीच में 3010 ईडी के छापे मार चुकी है। और जो आखिरी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये दिलचस्प आंकड़ा है। पीएमएलए के तहत, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो आप देखिए 14 से कैसे उसमें इजाफा हुआ है। 178 से 111 से 200 से 148 से 195, 562, 981 और अब 1180 पीएमएलए एक्ट के तहत ये मामले दर्ज हुए हैं। अब चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। सरदार आरपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे ये देखिए, पूरा विपक्ष एकजुट है इस मामले में। कल के कविता ने कहा कि चुनावी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन करने से पहले एजेंसियां पहुंच जाती हैं। आप सबके कान अमेट रहे हैं ताकि आपको चुनावी, क्या आपके लिए एजेंसी चुनावी हथियार है? सीधा प्रश्न। देखिए अंजना जी, आपने सारे डेटा दिए, एक डेटा छोड़ गए, वो सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। यूपीए के राज में 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की और अभी 1 लाख करोड़ रुपए की, 1 लाख करोड़, ये समझना चाहिए। नकद पैसे दिखते हैं, बड़े बड़े बैग दिखते हैं, बड़े बड़े ट्रंक दिखते हैं, सब दिखते हैं, ऐसा तो नहीं दिखते। अब उस पर कार्रवाई भी ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, आंखें मूंद लें ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते सार एक शब्द कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और सुनिश्चित करूंगा। वो हो रही है। अब बाकी पार्टियां नहीं करना चाहती या बाकी सरकारें नहीं करना चाहती, उसमें हमको तो दोष नहीं दे सकते। ईडी और सीबीआई को खुली छूट है, भाई जहां आपको दिखता है भ्रष्टाचार हो आप उस पर कार्रवाई करिए, उसको फॉलो करिए, उसको चेज करिए। अब वो कुछ मुकदमे लंबे चलते हैं, कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो आपने गिने, अभी जो मुकदमे ऐसे हैं जो 2010 के चल रहे हैं। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को मुकदमा चल रहा, पुराना चल रहा, अभी तो नहीं चल रहा। वही तो वो कह रहे हैं ना, कन्विक्शन रेट क्या है? हाँ, मुझे पता था, खाली सबको आप केस में उलझा कर रख देते हैं। मुझे पता था, इस पे भी आएंगे, ये डेटा भी मिस करके उस पर भी आ रहा हूँ मैं। चलो कन्विक्शन रेट बताता हूँ। सीबीआई का कन्विक्शन रेट 67% है और ईडी का कन्विक्शन रेट यूपीए के रिजिम में 0 था। आज वो बड़ा है, 33 के लगभग केस हुए जिसमें कन्विक्शन रेट हुआ है। परंतु आप सोचिए ना, संपत्ति कितनी जब्त हो रही है और वो लोग वापस लेने नहीं जा रहे संपत्तियां अपनी। उनमें से कोई एक ऐसी नहीं जो संपत्ति वापस करे, हमारी संपत्ति वापस। वो कहते हैं हमारी जान छूटी, हम कन्विक्शन रेट, हमने विटनेसेस को मैनेज कर लिया, हो गया, खत्म हो गया मामला। परंतु आप ये सोचिए ये मामला कैसे चल रहे हैं, 2010 के मामले चल रहे हैं। और हमारे यहाँ सरकारों में, हमारे यहाँ सिस्टम में समय लगता है। लालू यादव जी पे 1996-97 में मुकदमा बना था वोटर स्कैम का, 2013 में जाकर कन्विक्शन हुआ। यहाँ समय लगता है। ये नहीं कि आज आप मुकदमा दर्ज करें कल आपको कन्विक्शन हो जाएगा। कोर्ट्स का प्रोसीजर है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो कोर्ट्स विटनेसेस को दबाया जाता है, वो सब होता है। उसके बावजूद फिर भी पॉलिटिकल केसेस में होने लगा। और असल में क्या कि अब तक कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सीरियसली इसको परस्यू किया जाएगा। आज पहली बार सीरियसली परस्यू हो रहा है। हाँ, कविता जी की बात कर ले, बता देता हूँ। कविता जी का मैं सारे आपके ही चैनल पे, आपके एक सहयोगी जो आपका इंग्लिश का चैनल पे, उनका इंटरव्यू सुना था बहन जी का। मैं उनसे पूछा गया कि आप क्या अरुण पिल्ले से मिले हैं कभी? बोले जैसे मैं आपको मिली वैसे मिली होंगी, पर मैं सिसोदिया जी को नहीं मिली। अरे पूछ रहे हैं आपसे कि जो आपके लिए, आपका जो मैनेज कर रहा था सारा खेल, जो आपके बिहार पे, वो कह रहा है अरुण पिल्ले कि मैं बहन जी के बिहार पे सारा खेल कर रहा था। 68% जो शेयर था इंडो स्पिरिट में वो बहन जी का है, मैं तो सिर्फ फ्रंटमैन था। उसकी बात नहीं करेंगे। उससे पूछा विजय नायर से मिले हैं, फिर वो गोलकर की बात, फिर बोली मैं मनीष सिसोदिया से नहीं मिली। अरे जो प्रश्न आपने, जो प्रश्न मुझसे पूछा उसका उत्तर दूंगा या किसी और बात का उत्तर दूंगा?
आप आपके ही चैनल पे चला वो इंटरव्यू उनका, ठीक है, परंतु एक सेकंड, बस एक सेकंड और सर, तो बड़ा स्पष्ट है भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ। मैं इसी कविता जी की बात के लिए बड़ा खेल हुआ। एक दक्षिण की लॉबी को कहते, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मैं साउथ नहीं करना, तो कुछ एक लॉबी को रिप्रेजेंट किया कविता जी ने यहाँ आकर उनके बिहाफ पर खेल हुआ। कोई 100 करोड़ का खेल है, इसमें किंग पिंग है विजय नायर। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि किसी पार्टी के ऑफिस बेरर को मंत्री का बंगला दे दिया गया हो। कैलाश गहलोत का बंगला विजय नायर रहते थे वहां पर, और इसलिए रहते थे क्योंकि वो सबका खेल कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई है नहीं जो इसका जवाब दे, वरना मैं इस बहस को जरूर आगे ले जाए। अभी गूगल बैठकर चेक कर लीजिए जिसने देखना जी। चलिए ठीक है, उदित जी ये बताइए, मतलब आपके डेटा को देखें तो सबसे भ्रष्ट पार्टी आप लोगों की नजर में टीएमसी थी, सबसे ज्यादा रेड उसी के खिलाफ था यूपीए सरकार। देखिए अगर आप देखें तो हमने कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिए थे। जो आपने डेटा दिया है कम से कम 25% उसमें कांग्रेस के लीडर्स हैं, इसको समझने की बात है। देखिए डेमोक्रेसी कैसे कहते हैं, किससे कहते हैं? सिर्फ चुनाव होने से डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी होती है जब इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक वे में काम करें। आज देश में डर का माहौल है, डराने धमकाने की राजनीति हो रही है और उसमें ईडी सीडीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको सैकड़ों नाम बता सकता हूं जो विपक्ष के नेताओं पे केस हो रहे हैं, और केस किस लिए हो रहे हैं? सिर्फ पॉलिटिकल हित साधने के लिए। बीजेपी के किस नेता पे हुई रेड? मुझे एक तो बताइए ना नाम। आपने व्यापम स्कैम, ये शिवराज जी के स्कैम बता रहा हूं आपको, मिड डे स्कैम, रोड स्कैम, डैम स्कैम, उन्होंने तालाबों को भी नहीं छोड़ा। वहां पे नर्सिंग घोटाला, आयुष्मान घोटाला, क्या हुआ जी? वहां पे कुछ नहीं हुआ। पोखराल जी जो इनके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनके अंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में बड़े संगीन आरोप थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हेमंत बिश्वा शर्मा जिनके ऊपर ईडी के केस थे, आज सब बंद क्योंकि वो बीजेपी में आ गए। मुझे एक सेकंड आरपी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन मुदित जी आप पर शक होता है, इधर देखिए आप पर शक होता है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया के लिए अगर एजेंसियां जाए तब आप लोग ताली बजाते हैं, वाह एकदम सही, एजेंसी सही काम कर रही है। देखिए अगर एजेंसी, आपके दिल्ली अध्यक्ष ने लिखा कि बहुत अच्छा हुआ है, उसके बाद से अगर आपके नेताओं के खिलाफ हो तब एजेंसियां गलत। बड़ी सिंपल सी बात है इसके अंदर, एजेंसीज का बीजेपी इस्तेमाल नहीं करती तो सिसोदिया जी 1 साल पहले जेल में होते। दिल्ली कांग्रेस 1 साल से ये मुद्दा उठा रही थी, तब तक बीजेपी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी, क्योंकि तब उनको सिसोदिया जी का इस्तेमाल करना था केजरीवाल जी से गुजरात में उन हिस्सों में जाने के लिए जहां कांग्रेस डैमेज हो। देखिए केजरीवाल जी गुजरात में उस किसी हिस्से में नहीं गए जहां वो बीजेपी को डैमेज कर सकते थे, तो वो तो इस्तेमाल हो रहा था उसका। अच्छा। नहीं तो 1 साल पहले सिसोदिया जी जेल में होते। ये सच्चाई है। मुदित जी आप एक बार जरा जो आपने हिम्मत विश्वा शर्मा देखिए सबसे बड़ा स्कैम बता कर दीजिएगा और उसके बाद मुकदमा आप पे होगा, ये समझ लीजिए। नारायण रानी जी आप भूल रहे हैं, एक एक करके पूरा कर लेंगे। अगर आप झूठे आरोप लगाएंगे, करप्शन की बात करते हैं, सबसे बड़ा करप्शन तो मोदानी जी है। मोदी जी और अडानी जी को आप मिला लें, इससे बड़ा करप्शन हिंदुस्तान में मिल सकता है? अमित शाह जी डीमोनेटाइजेशन में जिस बैंक के चेयरमैन थे, उसमें डीमोनेटाइजेशन के 3 दिन में 800 करोड़ रुपए जमा हो जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं होती इसकी। ये करप्शन नहीं है? देखिए एजेंसी इसका मिसयूज हो रहा है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है सरकार द्वारा। और एजेंसी चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो कैग हो, सबका मिसयूज हो रहा है। जितने नेता आपसे जुड़ जाते हैं सब दूध के धुले हो जाते हैं। मैं एक एक करके एक केस की बात करता हूँ। हेमंत बिश्वा शर्मा के बारे में जरा बता दीजिए। अब मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इनको बोलिए रिपीट करेंगे और कोर्ट में ये मानहानि का मुकदमा फेस करेंगे, फिर जाकर माफी मांगेंगे जैसे राहुल गांधी मांगता है। तुमने क्या कि आप बिना बात के हाँ कोर्ट में माफी, मैं कह रहा हूँ आज, मैं अरे सुनो मेरे बारे में समझ लेना, मैं सरदार भी और असरदार भी हूँ, मैं ऐसा वैसा सरदार नहीं हूँ, मैं मनमोहन सिंह जैसा सरदार नहीं हूँ, मैं सरदार हूँ। जो बात कहूंगा पकड़ लूंगा, बात कीजिए। हाँ मेरी बात पकड़ लेना, आपने बात कही ये दोबारा बोल दो, शब्दों का तैयारी रखो। आप ऐसे में बोलिए बिना बात के। अरे बिना पैसे के हजारों करोड़ रुपए के घपले कर लिए। आप सोचिए नेशनल हेराल्ड केस में क्या मामला है, जरा समझ लीजिए। आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक पैसा राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने खर्चा अपनी जेब से, 90 करोड़ रुपया कांग्रेस ने लोन दिया। उस लोन के बिहाफ पे एक ये जो नेशनल बिल्डिंग है उसमें भी तो कन्विक्शन नहीं हुआ है। होगा बस आप सोनिया राहुल बेल पे है करते रहते हैं। 1996 से 2013 लगे लालू जी का कन्विक्शन होते थे, समय लगता है। हमारा कोर्ट कचहरी का मामला ऐसा ही है, ऐसे नहीं कि आसानी से चलता है। और जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको डेटा, आपको इंफॉर्मेशन, आपको जो जानकारी है, आपको सबूत पुख्ता करके जाने होंगे। अभी सिसोदिया साहब के मामले में अगर ईडी गई तो पुख्ता करके, बिना पुख्ता करके नहीं गई होगी, ये जानकारी रहे। एक मिनट इसलिए बिना पैसे के हजारों
16 करोड़ रुपए की ये नेशनल की जो बिल्डिंग होगी कितने की होगी आपके अंदाजे से? कम मेरा अंदाजा है, मैं कोई वहां अखबार में काम कर चुका हूं, 1500-1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग होगी वो कम से कम। और ऐसे करके देश भर में आपकी एजेंसी कोर्ट में प्रूव करे ना, वहां कन्विक्शन करना होगा, थोड़ा ना यहाँ करना है। मृत्युंजय जी बोलना चाहता हूँ, मृत्युंजय जी कोर्ट ने बेल पे छोड़ा उनको, नेशनल माफ नहीं हेराल्ड किया पे उनको। ये बिल्कुल अभी गलत अभी बयानी कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में रेड वहां भी नहीं, देखिए लालू जी के घर पर राबड़ी देवी और लालू जी दोनों से पूछताछ हुई है। अंजना जी, लेकिन भ्रष्टाचार, यूपीए में भी तो यही सब झेलना पड़ता था सर। भ्रष्टाचार पर प्रहार से किसी को ऐतराज नहीं है। ऐतराज है कि जो बीजेपी का यह तिलिस्म है कि जो कमल छाप साबुन से स्नान करेगा वो सदाचारी और जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। सबसे बड़ा सवाल देश की जनता के सामने ये है। लालू जी का रुकिए सर बेचैन हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए सुनने की क्षमता नहीं है भाई हमको तो सुनने, हम भी इतना सुन लिया, मिस्टर ज्यादा सिंह सुनाएंगे प्लीज, तो मिस्टर सिंह चलिए बोलिए बोलिए हम तो इतना जानते हैं अंजना जी कि जिस भ्रष्टाचार पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चौकीदार बन के पहरेदारी कर रहे थे, चौकीदार को ही लेकर के गायब हो गए अडानी जी और नीरव मोदी जी और ललित मोदी जी, विजय माल्या जी। आज तक चौकीदार पहरेदारी का हिसाब नहीं दे पाए कि इतने लोग कहां चले गए लेकर पैसे। भाई भ्रष्टाचार का पैमाना, ये दोहरा पैमाना कैसे चलेगा मापदंड कि आप जो जो आज तृणमूल कांग्रेस के जितने नेता गए बीजेपी में सब सदाचारी हो गए, सब ब्रह्मचारी हो गए, और जब तक थे बीजेपी में तृणमूल कांग्रेस में तो भ्रष्टाचारी थे। छापा से कोई डर नहीं है। और जहां तक आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार का, आज भी देख रहे हैं आप, अब लालू जी को तो छोड़िए, तेजस्वी जी को छोड़िए, उनकी बेटियों पर, उनके दामाद पर ये कौन सा चरित्र जांच एजेंसियों का बना दिया है? क्या हाल कर दिया? सीबीआई को भाजपाई ना बनाए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज आप सत्ता में है, सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन कल अगर सत्ता से भाजपाई बाहर होंगे तो यही सीबीआई भाजपाई की यहां जाएगी अंजना जी, तब क्या होगा? ये जो परंपरा शुरू हो रही है ये कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए। अभी ये बता रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई, अगर हम गिनती करेंगे लंबी फहरिस्त है इतने घोटालों की। क्या हुआ? 17 में हमारी सरकार गई थी कि तेजस्वी यादव जी के ऊपर इतने बड़े केस है, ये है, फिर तो बीजेपी सरकार में भी आ गई। क्या 2013 में चारा घोटाले में तो कन्विक्शन हुआ ना सर? चारा घोटाले पर न्यायिक चारा जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, प्रक्रिया में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत भी मिली है। घनश्याम जी, नए मतलब सिलसिले की शुरुआत हुई है या निर्वहन चल रहा है? मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस कभी आप पर कभी मायावती जी पर, ये तो चलता ही रहता था, यूपीए में भी चलता था। नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए कुछ बातें जो डिबेट में पहले से आ गई, जैसे कि इन्होंने कहा कि आप हिमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम लीजिए तो कोर्ट पे जाना पड़ेगा। इन लोगों की पार्टी ने आसाम में गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा शर्मा जी के ऊपर बुकलेट रिलीज की थी, इसके लिए क्या आप केस करेंगे? या फिर अमित शाह जी ने 2016 में कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी के ऊपर जो चार्जेस हैं उसे प्रोब किया जाएगा, वो प्रोब रिपोर्ट कहां है? इसके ऊपर आप केस करेंगे? किसके ऊपर करेंगे? अमित शाह जी के ऊपर हिमंत बिस्वा शर्मा करेंगे या हिमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊपर अमित शाह करेंगे? या फिर उससे पहले जब हिमंत बिस्वा शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया, उससे ठीक 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ मुहिम चला रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी को आपको कितना गुमराह कर सकती है उसका नजारा आप ये नरेंद्र अडानी युग में समझ नहीं पाएंगे। क्यों कहता हूं नरेंद्र अडानी? पहले ये अटल अडवाणी युग की पार्टी होती थी, अब ये नरेंद्र अडानी युग की पार्टी है। 1 मार्च 2023, पता नहीं यहां से की बात करने आगे बढ़ने से पहले उनको बोलिए, डरिए मत। नहीं मैं डरता नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं तो इस बात से डर रहा हूं कि नहीं मिस्टर सिंह, नहीं हाँ कुछ नहीं कर, मैं आप ये देखिए इनके, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं 24 साल के, पिछले 24 साल में 14 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। उन 14 साल में देश में जितने बड़े बड़े भगोड़े गए, विजय माल्या उसने 2010 में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुझे समर्थन प्राप्त है। मेहुल चोक्सी जिसे नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाई कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास में मेहुल भाई कहा, या नीरव मोदी, ये सारे लोग, क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं दिया? संसद में जब पूछा गया कि गौतम अडानी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 20 साल में कितना चंदा दिया? सरकार को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया?
इस रिमार्क को एक्सपंज करा दिया गया। इतनी डरी हुई पार्टी जिसके पास 80-90% सारा कॉर्पोरेट घराने का चंदा जाता है, जिसका चंदा जो कि अनअकाउंटेड है वो हजारों करोड़ में है, जिसके ऊपर ये आज का अखबार है। इस अखबार में आपको दो तरह की खबरें मिलेंगी। एक खबर मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर के पास 8 करोड़ रुपए मिले, कोर्ट से कहा गया कि इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाए। दूसरी खबर मिलेगी कि विपक्ष के इस नेता के घर, राबड़ी देवी जी के घर, इन्होंने सीबीआई भेज दी। अरे वो उस सीबीआई का क्या हुआ जो उस नेता के घर जानी थी जिसके पास 8 करोड़ रुपए मिले थे? उन पैसों का क्या हुआ जो हजारों करोड़ आपको मिला? उस सवाल का क्या हुआ जो संसद में पूछा गया कि ये नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्रा में अडानी जी कितनी बार उनके साथ गए, कितनी बार उनके पहले गए, कितनी बार उनके बाद गए और कितनी बार उसमें डील मेकिंग हुई? तो मुझे लगता है कि अगर आप ये युवा पीढ़ी हैं, एक आखिरी बात, मनीष सिसोदिया जी के बारे में कहा गया, यहां बहुत सारी युवा पीढ़ी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी 2 शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए, कोई हाथ खड़ा करे। यहां तो कुछ लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते होंगे, किसी एक शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। इनकी 18-20 राज्यों में सरकारें हैं, देश में इन्होंने 4-5 शिक्षा मंत्री दिए हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो एक रमेश पोखरियाल जी भी हैं, प्रिंट में आर्टिकल छपा कि उनके करप्शन के बारे में लोग जांच नहीं करेंगे। यहां इतने युवा लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक शिक्षा मंत्री का नाम नहीं बता सकते। लेकिन एक शिक्षा मंत्री जब वो अपने काम के बेसिस पे हर स्कूल को बेहतर करने की मुहिम चलाता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है और बहस की जाती है कि उसने घोटाला किया। आज की कोर्ट में, आखिरी बात, हाँ। आज की कोर्ट में लगातार उनके लॉयर पूछ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई यहां नहीं है और ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। कोर्ट में लॉयर पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कहीं से कोई पैसा आया हो तो दिखाइए, जवाब दे दें। तो मेरे ख्याल से इस देश को जिस तरीके से इसके लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ी जा रही है कि इनके पास हजारों करोड़ होंगे, वो तो देशभक्ति का पैसा है। सोचिए, अडानी समूह का जो ऑस्ट्रेलिया का सीएफओ है, इंडियन सिटीजन नहीं है, भारतीय तिरंगे के सामने खड़े होकर कहता है कि ये देश के ऊपर हमला है। मतलब मोदी जी से सवाल पूछा जाता है, देश के ऊपर हमला। अडानी जी से सवाल पूछा जाए, देश के ऊपर हमला। विजय माल्या से सवाल पूछा जाए, देश के ऊपर हमला। मेहुल चोकसी से सवाल पूछा जाए, देश के ऊपर हमला। जो बड़ा सवाल है, मैं एक साथ लास्ट में नहीं सर, फिर ये ऐसी बहस हो जाएगी, मुझे संजय जी से भी लेना नहीं, आई एम सॉरी मिस्टर रागी, सवाल ये है कि एक प्रथा की शुरुआत है और जैसा उन्होंने कहा कि कल को अगर कोई और सत्ता में आएगा तो वो करेगा। आप भी कहते थे ना, सीबीआई के लिए तोता कहा, केस पैरेट कहा देश की अदालत ने, लेकिन वही क्या इस्तेमाल फिर से हो रहा है? देखिए, कोई शिक्षा मंत्री यदि शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यदि रेप कांड में पकड़ा जाता है तो रेप कांड में उसे पकड़ा नहीं जाएगा। मैं सिर्फ एक तुलना कर रहा हूं, यदि वो आबकारी घोटाले में पकड़ा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षा के कारण जो है वो अच्छा कर रहा है तो आबकारी घोटाले में उसे पकड़ा नहीं जाए। दूसरी बात, मेरे मित्र ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति, आपको उद्योगपतियों से इतना चिढ़ है। सफाई के महोत्सव में हर साल अयासी होता था और उस दरबार में अनिल अंबानी होते थे, जिनके खिलाफ आप आज इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बोल रहे थे। सहारा परिवार के सहारा श्री हुआ करते थे और बड़े बड़े उद्योगपति उसी सफाई महोत्सव में हुआ करते थे। एक बात अतिरिक्त बताता हूं, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, ये दोनों कोई ऐसे बड़े घराने के राजतंत्र से नहीं थे कि जिनको हजारों एकड़ की जमीन हो। आज हजारों करोड़ के मालिक इनके बन करके बैठे हुए हैं। बिहार में एक समय इतना बड़ा उद्योग धंधा था ये, जबकि एक परिवार की बेटियां एक मिनट प्लीज देखिए, नहीं ये गलत बात, आप रोकिए प्लीज, नहीं प्लीज रोकिए, नहीं ये गलत बात, सुन लीजिए, नहीं देखिए अंजना जी बिल्कुल ठीक है, अंजना जी इसको रोकिए, इनको रोकिए, मौका मिलेगा रोकिए इनको। अरे प्रभु, नहीं अंजना जी एक ठीक बात नहीं है, नहीं एक बिल्कुल गलत नहीं है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। नहीं मृत्युंजय जी, अच्छा उनके दर्द का भी इलाज होगा, थोड़ा रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ बिल्कुल, पटना में एक समय जेडीयू के एक नेता थे बहुत बड़े, उनकी बेटियां जाकर के किसी अलंकार या किसी जाकर के स्वर्ण आभूषण के जाकर के दुकान में बैठती थी, ये मुझे अच्छा लगा और लेकर के चल दिया करती थी। इस प्रकार का जंगल राज चला है उस पार्टी के, और उस पार्टी का आदमी आज करके बोलने के बदले मैं कह रहा हूं कितनी भ्रष्ट है,
वो पार्टी और उसका परिवार कितना भ्रष्ट है। प्लीज नहीं, देखिए मुझे बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, खत्म करेंगे तब संजय जी से कमेंट भी नहीं लेता। नहीं कहाँ देकर परवान दीजिए तो दीजिए, सुनिए, हमने नाम नहीं लिया है, हमने किसी का नाम नहीं लिया है। चोर के गाड़ी में तिनका, चोर के गाड़ी में तिनका, हमने नाम नहीं लिया है। मुझे बोलने दीजिए, नेता का नाम बताइए, पूछ रहे हैं। सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, कौन थे, मुझे बोलने दीजिए, कौन थे बता दीजिए आप। इनको हवा हवाई नहीं, कौन था? सुनिए ना, जनता के सामने इनको चुनौती है, इनको भ्रष्टाचार, चले जाएंगे। इनको भ्रष्टाचार से परेशानी नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो भ्रष्ट है उसको पकड़ा नहीं जाए, लालू नहीं पकड़ा जाए, लालू का परिवार नहीं पकड़ा जाए, ये नहीं बोलेंगे। अब कौन गया था जेवर लेके, बताइए तो। मुझे दुकान आपका था, आप उनको बोलने देंगे कि नहीं? मुझे बोलने देंगे कि नहीं? बोलने देंगे नहीं? वो एक ऐसा, मत कीजिए। कितनी जमीन वहां पर जिम्मेवार डॉक्टर और इंजीनियर के बेटे को लोगों को नौकरी के, अरे नाम बताइए ना सर, आप थोड़ा ना ऐसे कुछ भी किसी के बारे में बोल के चल देंगे। नाम लिया क्या? हाँ नाम बताइए। नाम लिया तो क्या? हवा हवाई बातें क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि लालू की बेटी है, हमने थोड़े बोला है, अभी कन्वेक्शन हमने थोड़े बोला है, वो कह रहे हैं कि लालू की बेटी है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज संजय जी, नहीं, बड़ी तस्वीर क्या चल पूरी कीजिए, लेकिन आप बोलने के लिए हवा हवाई नहीं, डिस्टर्ब किया हमको। अगर आरोप लगाइए तो नाम बताना होगा। आप हमको बोलने दीजिए, आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। सौतेला व्यवहार नहीं, आप मृत्युंजय जी को, अरे तिवारी जी, अरे भाई लो, रुका, हम तो अकेले हैं। आगे से जब भी आरोप लगाए नाम बताइएगा, वरना यहाँ मनोहर कहानियां सुनने नहीं बैठे। मनोहर कहानियां हमने नहीं बोला है, आपको भी पता है, पूरे देश आपको भी पता है, उनको भी पता, कौन है मुझे नहीं पता। बोलने दीजिए, मनोहर कहानियां नॉट अलाउड। बोलने दीजिए। आभूषण के दुकान का नाम बता दीजिए। मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, इनसे पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ। वो नहीं बता। अरे एक मिनट, किस से नौकरी के नाम पे जमीन फिर हुई नहीं। अरे जिस दिन एजेंसी कन्विक्शन कर देगी फिर बताइएगा, पूरी कीजिए, 2 लाइन में जल्दी पूरी कीजिए। अरे जनता के सवालों का टाइम ही उनसे पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। जमीन हड़प लिए, एक सेकेंड मिस्टर सिंह, साफ हो जाएगा आपका 2024 में इकट्ठे हो गए, अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, अभी वो चली गई ना सरकार। अरे अभी दिख जाएगा, थोड़ी देर वहाँ पे कह रहे हैं क्यों बोल रही है, पिताजी को बोल रही है क्योंकि आरोपी है, क्योंकि आप वहाँ पे लोगों की जमीन रखते थे, मुझे नौकरी दे दो। अच्छा भाई अपनी जमीन दे जा, नौकरी ले जा। जो डेटा हमने दिखाया वो क्या बता रहा है? आपने बोल लिया है, आपने तो पूरा जो कहते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये बताइए संजय जी कि ये नंबर्स क्या बता रहा है, ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कैसा जंप है ईडी के छापों में, जो जंप है आप देख रहे हैं 178 से 1180 हो जाते हैं पीएमएलए के तहत केसेस। नहीं अंजना जी, आपने हम सबने सारे प्रवक्ताओं के वक्तव्य सुने। आंकड़ों के नजरिए से अगर देखें कि हमें क्या दिखाई पड़ता है, बहुत साफ है। ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, उसमें कुछ तथ्य हो गए, कुछ आरोप झूठे भी हो सकते हैं, बेबुनियाद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें, जो जनता की बात हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, आंकड़े बड़े साफ बताते हैं कि अगर भ्रष्टाचार के नजरिए से देखें तो बीजेपी की सरकार को जनता कम भ्रष्ट मानती है अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें। और अगर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करें तो एक ऐसा विषय है अगर भ्रष्टाचार के बारे में तो बिल्कुल बेदाग साबित होते हैं। और आप लगातार देखें आंकड़ों को, ये 2-3% का ऊपर नीचे ग्राफ बढ़ता हुआ गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो उतना हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो कुल मिला के आप देखें एक बड़ी संख्या में जनता ये मानती है, जो पहला आपने दिखाया था मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर काबू करने में 53% हो गया, 53%। आधे से ज्यादा जनता कहती है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर काबू पाने में सफल रही है। कुल मिला के ये सारे आंकड़ों को अगर आप देखें
तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनता के नजरिए से, मैं इन आरोपों पे नहीं जा रहा हूं कि सचमुच जो सीबीआई के रेट्स हैं वो उसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है, लेकिन अगर जनता इन आंकड़ों के नजरिए से देखें तो साफ ये दिखाई पड़ता है कि जनता ये समझती है कि पिछले 8-9 साल में बीजेपी की जो सरकार रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर काबू पाया गया है। और जो एजेंसियां हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया, डेटा जिसका जिक्र कर रही है कि चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब संस्थाओं ने मिलकर कोशिश की है कि कम से कम पिछले 7-8 साल में भ्रष्टाचार पर काबू किया जा सके। कुल मिलाकर डेटा लेकिन अगर मामले देखें, एक बार इससे पहले वाला ग्राफिक्स दिखाएगा, 24 मामले कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ है, उसके बाद नंबर 2 पर टीएमसी है। ये क्या बताता है कि भ्रष्टाचार वहीं हो रहा है, या फिर कर्नाटक के जिस एमएलए के घर में, बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए मिले हैं, वहां आपकी एजेंसी नहीं जाती है? बिल्कुल, वहां लोकायुक्त के ऑफिशियल छापा मारते हैं, पकड़ लिया, पीठ थपथपा ली, बात खत्म। बिल्कुल, मैंने आंकड़ों का एक नजरिया पेश किया जो सर्वे के आंकड़े थे। जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल आंकड़े हैं। ये तो सर्वे का है, ये जनता का ओपिनियन है। और ओपिनियन का ये जरूरी नहीं है कि जनता ये समझती होगी कि सचमुच जो सीबीआई के छापे हैं, अब मनीष सिसोदिया का इतना जिक्र हो रहा है, जनता को पता नहीं है कि सचमुच इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन जनता एक अपना मन बनाती है अखबारों को में पढ़ करके, जो एक जनरल माहौल होता है। लेकिन जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बहुत साफ दिखाता है कि काफी एक तरफा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी के सारे नेता, पूरे प्रदेश में सरकार, इतने लोग सारे के सारे ईमानदार हैं और उन पर न तो कोई ईडी का छापा, न कोई सीबीआई का छापा, और पिछले 8-9 साल में जो छापे पड़ रहे हैं वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे पड़ रहा है। वो आंकड़ा तो बहुत साफ दिखाता है कि एक तरफा कार्रवाई। ठीक है, 1-2 सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आप। मेरा प्रश्न आरजेडी के नेता से है कि जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था है, मैं भी बिहार से हूं और मैं उत्तर प्रदेश पढ़ने आया हूं, ना ही बिहार में एक हायर एजुकेशन के लिए ना ही बढ़िया कॉलेज है, और जो है भी तो उसमें ना ही R&D को लेकर के, ना ही इनोवेशन को लेकर के किसी प्रकार की ना ही कोई सुविधा है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बीजेपी का प्रवक्ता आंकड़ों की बात करें, अगर आंकड़ा देखा जाए 2004 से लेकर 14 तक लगभग 30 से 40 ईडी का केस चला था, लेकिन 2014 से लेकर के अब तक का, यानी कि बीजेपी के सरकार में लगभग 3000 के केसेस बने और 3000 में लगभग 2500 से ज्यादा बीजेपी के राज में ही पनपे हुए। तो इसका एक सेंस ये भी तो निकलता है कि बीजेपी के राज में करप्शन बढ़ रहा है। जवाब दीजिए इसका। जी, आपने ठीक है। और ये मामले पता कैसे है जी, जो कि 2010 के पुराने मामले, जो ये नए नहीं है, जिन पर कार्रवाई करते हुए लोग डरते थे, लोग कार्रवाई करते नहीं थे, ईडी के अफसर को छूट नहीं थी, अब छूट है। अब पीएमएल एक्ट के अंदर जो नया संशोधन, नहीं, लिकर पॉलिसी कब का है? अरे लिकर पॉलिसी तो अभी किसने सबसे पहले अप्रूवल दिया था? एक मिनट सुन लीजिए, हाँ मैं आता हूँ। अरे एक मिनट सुन लीजिए, लिकर पॉलिसी में बैक डेट में जाकर पोस्ट फैक्टो कैबिनेट अप्रूवल लेने की कोशिश की। आपको ये इश्यू शुरू कहां से हुआ कि पोस्ट फैक्टो कैबिनेट अप्रूवल लेने की कोशिश की? एक्साइज पॉलिसी का सेक्शन 57 फर्स्ट कहता है कि आप कोई भी चेंज बिना कैबिनेट अप्रूवल के कर नहीं सकते। इन्होंने कर लिया, क्या किया? 2 लोगों के कर्जे माफ कर, 2 लोगों के फीस माफ कर दी, 144 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपया लाइसेंस फी। कभी देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में हुआ जिसको L1 ठेका मिल जाए, जिसको L1 हो जाए, उसका पैसा वापस ही दिया जाता है। संजय जी की बात का जवाब तो दीजिए। वो कह रहे हैं बड़ा लॉपसाइडेड दिख रहा है सर, नंबर्स है ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। आपने कहा कि भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमे भी है, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शन देखिए ना, प्रोपोर्शन नहीं। सुनिए, टीएमसी अब नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गई, सर फर्क इतना ही ना, कांग्रेस नंबर 1 पे हो गई। आम आदमी पार्टी को आप दिल्ली में पॉलिटिकली हरा नहीं पा रहे हैं, अरे क्या तो आप एजेंसी के जरिए बाहर कर रहे हैं, यही आरोप है ना। इसका भी जवाब सुन लीजिए। 7 सांसद किसके हैं दिल्ली में? दिल्ली सरकार। अरे हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। दिल्ली में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए, हम 104 पे, वो 134 पे, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। और मेयर बना लिया, अभी स्टैंडिंग कमेटी बना नहीं पा रहे वो अपनी। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये कहने को ठीक है आम आदमी पार्टी का मामला नहीं। चले गए थे उधर तो क्या हुआ था? सुबह सुबह जब शपथ ले ली थी, देश की जनता सो रही थी, उस समय क्या होता जरा बोलिए जरा सर। आप उठ के देख रहे थे, लगता हम लोग तो देख रहे थे। आप सोचिए कौन सी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बात कर रहे हैं? लालू यादव की पार्टी के लोग। अरे सुनिए ना, हो गया सारा अभी तो एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण देंगे तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। घोटाला किया, क्योंकि वो सवाल था। सवाल एक मिनट रुकिए, नौजवानों ने सवाल किया, हम बिहार के नौजवान जो बाहर रहते हैं उनको क्या देते हैं? पहले ये बताइए कि आपके नेता ने चारा खाया कि नहीं? पढ़ाई, कमाई, ये बताइए कि आपके नेता ने चारा खाया कि नहीं? सरकार में चारा खाया या नहीं खाया था? उज्ज्वल बनाया जा रहा है। इनके नेता चारा खाया कि नहीं जाए, ये जरा बताएं। लालू यादव ने चारा खाया या नहीं खाया? शिक्षा व्यवस्था
शिक्षा को तो खा ही गए, शिक्षा चारा तक खा गए। ये आमंत्रण है सभी। कह रहे सारा चारा खा गए, क्या चारा खा गए? तो सारा चारा खाए या नहीं सरकार को तो खा ये कोर्ट में चलिए घनश्याम हमने भाजपा के सरकार को खाया है, ये हमें ठीक है घनश्याम। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी बोले, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके नेता ये मानते नहीं है कि उनके राज्यों में करप्शन नहीं होता है। जैसे मेघालय के चुनाव में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉनराड संगमा के परिवार की सरकार थी, वहां पे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सबसे करप्ट राज्य है। अमित शाह जी ने कहा कि हम तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, और जब वो जीत गए तो इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए जाकर के सरकार में मिल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली जुली वो सरकार सबसे भ्रष्ट जिसके ऊपर ये एक्शन लेने वाले थे चलती है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर सच बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में सांगली के इनके एमपी ने कहा, कल परसों ही कहा कि देखिए मैं बहुत चैन से सोता हूं, मेरे ऊपर ईडी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एमपी हूं। उससे पहले कांग्रेस के एक सांसद या मंत्री भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन कर रहे थे, जिस सरकार के ऊपर नारे लगे कि 50 खोखे एकदम ओके, ये जो 6 बजे 5 बजे जितने बजे भी शपथ लिया गया था, उसके बाद जो सरकार टूटी गई तो तोड़ी गई। 100 करोड़ का हफ्ता वसूली बात पूरा कर लेता हूं, आप ही के सांसद की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये आपके नेता कह रहे हैं कि देखिए मैं तो भारतीय इनके मंत्री 100 करोड़ रुपए एक हफ्ते की वसूली करते थे कि भैया 100 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम हमें। बिल्कुल आप वो बात करते हैं। आप सुन ले, देखिए हमने नहीं कहा कोर्ट ने भेजा उनको जेल में, हमने नहीं भेजा जेल में। ठीक है, पूरा कर दीजिए। एक छोटे से वाक्य पूरा करता हूं कि वो जो मंत्री भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, कहता है कि अब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, मैं आराम से सोऊंगा। पिछले 5 सालों में 45% ऐसे एमपी एमएलए जिन्होंने पार्टी स्विच किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ऐसा नहीं कि इनकी राष्ट्रवादी नीतियों से प्रेरित हो गए, इसलिए कि इनको पता है कि किस तरीके से साम दान दंड भेद भ्रष्टाचार को अपने फेवर में कैसे यूज करना है, पैसे को अपने फेवर में कैसे यूज करना है, उससे राजनीतिक लाभ कैसे यूज करना है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, इसीलिए अच्छी सरकार नहीं दे सकते लेकिन सरकार बना पाते हैं। ठीक है, आपका छोटी सी अभी तो सिर्फ याद दिलाया था। क्या मुलायम सिंह यादव को सेंट्रल एजेंसियां ने इसीलिए छोड़ दिया था क्या? दिल्ली में हम लोग हैं, मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के मामले में मुलायम सिंह और उनके ये बेटे दोनों पर केस थे, तो मुलायम सिंह को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाज दिया। देखिए ये तो आप नहीं कर सकते। और मुलायम सिंह के खिलाफ जो केसेस वगैरह वो सारे छूट गए, आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ, अरे होना तो चाहिए तो अखिलेश यादव को यूपी में दोनों लड़के साथ भी आ गए थे चुनाव लड़ने के लिए। अगर भारतीय और उसी भ्रष्ट बीएसपी के साथ हो गया, जो कहते थे बीएसपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। मतलब इनका सारा सार ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पाक साफ पार्टी है, इसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन 70 साल में एक आखिरी बात, 70 साल में इन्होंने भारत को एक उपलब्धि दी। जानते हैं क्या उपलब्धि दी? 70 साल में पहली बार है कि देश में 100 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो भारतीय जनता एक ही पार्टी से आते हैं, जिनके ऊपर अपने एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक मुकदमे हैं। इसमें भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, क्राइम के हर तरह का क्राइम है। ये एडीआर की रिपोर्ट है। मैं ये कहता हूं इसमें कौन सी पार्टी साफ है घनश्याम जी? वो ऐसा टॉपिक छुड़े, गायत्री प्रजापति पर क्या क्या आरोप था? आपने टिकट दिया, चिल्लाइए मत सर, चिल्लाइए मत, लास्ट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में जवाब दीजिएगा। गायत्री प्रजापति पर गंभीर आरोप, बलात्कार के आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने टिकट दिया, उनके लिए प्रचार किया अखिलेश यादव। आलोचना बिल्कुल ठीक है, आपकी आलोचना ठीक है, लेकिन अगर एक पार्टी कहती है कि हम पाक साफ हैं, 100 से अधिक सांसद ऐसे, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी शर्ट काली है, इनकी कम काली, हमारी ज्यादा काली। जल्दी से बोलिए। मैं किसी के बोल नहीं रहा था। तो देखिए ये तो कोई डिस्प्यूट का सवाल ही नहीं है कि बीजेपी ऑपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट ईडी सीबीआई का मिसयूज करती है। इससे और एक सेकंड आप थोड़ी देर शांति रखेंगे आप इसे। देखिए मैं बीच में कहीं बोलता नहीं कि आदत है बीच में टोकते रहते हैं, मैं आपको टोकूंगा आपको ठीक लगेगा। इशू ये नहीं है, इशू एक और है। ये सरकार ऑपोजिशन के अगेंस्ट तो करती है, इन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने जहां मीडिया उनको क्रिटिसाइज करती है उनको भी नहीं छोड़ा, इन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। इनका पूरा ध्येय ये रहता है किसी तरह लोगों के मन में डर बिठा दो कि कोई मेरे विरोध बोल ना सके। 24 तक चलेगा ये रेड वाला। तो मैं मोदी जी का जो दर्द है ना, बार बार ये कहते हैं कि मीडिया का गला घोट दिया, सुप्रीम कोर्ट का गला घोट दिया, इलेक्शन कमीशन का गला घोट दिया, और यहाँ ये मोदी जी नहीं कहते, ये इनके नेता, इनके जो नेता हैं, अरे सुन लीजिए सर, इनके जो नेता हैं हमारे पंजाबी में बुग्गा कहते हैं, आप पढ़ लेना, गूगल मार लेना बुग्गा किसको कहते हैं। बुग्गा नेताजी वहां जाकर कैम्ब्रिज में कहते हैं
अरे भैया अंजना ओम कश्यप भी हमको छोड़ती है क्या आपके सामने? क्या यहाँ कोई और मीडिया वाला कोई छोड़ता है क्या? अरे एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलूं, आपको अच्छा लगेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले है क्या? मैं बोलूं सब? यार एक मिनट, तो फिर ऐसी बातें मत कीजिए। मोदी जी जापान गए थे और जापान जाके ये बोला था कि जब तक मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बना, सर वक्त खत्म हो, जब तक मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बना, लोगों को रेट 24 तक चलेगा पैदा होते हुए। ये मोदी जी ने बोला था बाहर जाके, जापान जाके। कोई जवाब देंगे इसका? मोदी जी ने ये बोला था नहीं बोला था? बताइए, बोला था नहीं बोला था जापान जाके? जमीन भी चाइना के जवाब दीजिए इसका। इनको यकीन नहीं आएगा, इनको संजय जी पॉलिटिकली हेल्प करता है, आपको बीच में ही बोलना पड़ेगा सर, चुप कराना मेरे पास नहीं है। कंक्लूडिंग रिमार्क, देखिए क्या पॉलिटिकली हेल्प करता है? आज मनीष सिसोदिया जेल में है। देखिए चुनाव को देखें अगर, तो चुनाव में परसेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और परसेप्शन कोई जरूरी नहीं है कि वो हकीकत से बिल्कुल मिलता जुलता हो। हकीकत जो भी हो, कौन सी पार्टी भ्रष्ट है, कौन सी पार्टी ज्यादा ईमानदार है, कौन नेता भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है परसेप्शन का, और परसेप्शन आज ये है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी खासकर, उन्होंने करप्शन पर काबू पाने के लिए काम किया है। लेकिन जो आंकड़े जो दूसरी तरह के जो आंकड़े जो बार बार आजकल पेश किए जा रहे हैं कि ये जो सारी कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष के नेताओं पर हो रही है, वो भी एक परसेप्शन बनाने में मदद कर रहा है। चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।